हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर पे। दोस्तों, जीएस से संबंधित जो भी क्वेरीज हो वो सारी क्वेरीज दूर की जाएगी और भी कक्षाएं शुरू की जाएंगी और भी सब्जेक्ट की, लेकिन अभी फिलहाल जीएस देखते हैं। ठीक है, एक चीज बता दे दोस्तों, जो वीडियोज जो भी बनती हैं वो बेहतरीन कंटेंट होता है। उसको एक काम करिए, आप लोग पूरा वीडियोज देखा करिए और आपके काम की भी वीडियोज होती हैं। तो चूंकि जानते हैं बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत वक्त लगता है। दूसरी चीज, उसको हम जो है कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए और दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, जिससे अच्छे कंटेंट वाली वीडियो जो है सबके पास पहुंच सके। इसके पश्चात हम शुरुआत करते हैं आपका भाग 1, भारत और उसके संघ शासित क्षेत्र। देखते हैं दोस्तों, देखिए भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन हुआ है। इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में दोस्तों देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए इस पे दोस्तों संविधान सभा में क्या था, इस पे मतभेद था। कुछ लोग चाहते थे इंडिया नाम हो, कुछ लोग चाहते थे भारत नाम हो। लेकिन हुआ क्या, इस जो उसमें मेन मुखिया जो लोग थे उन्होंने सहमति दर्ज कराई कि दोनों लोग की बातें मानी जाए, इंडिया को भी रखा जाए और भारत को भी रखा जाए, जिससे संविधान सभा में किसी प्रकार की विषमता का उद्भव न हो। ठीक, अब देखिए भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 2 पे चर्चा करते हैं। इसमें राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का उल्लेख है। तो इसका मतलब, ये प्रवेश एवं स्थापना का मतलब है कि ऐसा हिस्सा जो भारत का हिस्सा नहीं है और कहीं से वो भारत में शामिल किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भारत में प्रवेश करा रहे हैं। जैसे अभी हम उदाहरण स्वरूप बता भी दिया, सिक्किम था, यहाँ पर एक राजशाही वंश का शासन था, स्वतंत्रता के समय भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, सिक्किम भारत में शामिल हुआ था, वो आप लोग जानते हैं पुदुचेरियों के हाथ में, सॉरी क्या नाम है, पुर्तगालियों के हाथ में था। गोवा को हमने भारत में शामिल करवाया। इसके बाद देखिए, और दमन दीव की भी जो है पुर्तगालियों के हाथ में था, उसको हमने भारत में शामिल करवाया, तो भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। दादरा नगर हवेली है, यह आपका जो क्या था, फ्रांसीसियों के हाथ में था, तो जो दादरा नगर हवेली है ये भी जो है फ्रांसीसियों से हमने आजाद करवाया या भारत में शामिल किया, तो प्रवेश कराया कि नहीं कराया, इसलिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत है। पुदुचेरी है, ये भी फ्रांसीसियों से हमने 1954 में अपने देश में करवाया। तो कहने का ये मतलब है, जो चीजें हमारे देश की नहीं, मतलब हमारे कब्जा नहीं था जिसपे, और उसके बाद वो धीरे से स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में शामिल हुई, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल होंगी। कोई भी अभी हम कह दें कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत में शामिल होगी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, जो बलूचिस्तान वगैरह क्षेत्र है, तो आप सीधा कहिएगा, क्योंकि हमने विवेकानंद सर से पढ़ा है, तो आप कहिएगा कि क्या होगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वो भारत में शामिल होंगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं प्रवेश का मतलब क्या होता है, जैसे कहते नहीं है कि दुल्हन का घर में प्रवेश कराना है तो लोटा ओटा में चावल ओवल रखते हैं और पैर से दुल्हन मारती है तो दूर तक जाता है, तो कहते हैं ना प्रवेश। तो उसी तरह इनका भी क्या कराना है, प्रवेश कराना है। और जब प्रवेश कराएंगे तो स्थापना तो उनकी करनी ही पड़ेगी, वैसे बिखरे हुए फूल की तरह थोड़ी रहेंगे, स्थापना तो करनी पड़ेगी। तो उसी तरह वो दुल्हन भी उस घर में, एक नए घर में स्थापित होती है। जिस तरीके से यहाँ पे लोग जो भारत का हिस्सा न होकर के कोई देश का किसी मतलब कोई हिस्सा था वो भारत में शामिल हुआ, तो उसी तरह उसको स्थापित करना, उसी तरह दुल्हन को भी हमारे दूसरे घर में क्या किया जाता, स्थापित किया जाता, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आती है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अगर कोई बाहरी हिस्सा हमारे देश में शामिल होता है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा, 2 के अंतर्गत। यहीं पर एक छोटा सा क्विज है, क्वेरी है, बता दे रहे हैं आपको। अनुच्छेद 1 2 का आता है, पहले था लेकिन बाद में ये क्या हो गया, निरस्त हो गया। जान लीजिए क्या है। 2 का के अंतर्गत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था, सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या, हुआ ये कि इसको संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में इसको पूर्ण रूप से भारत में शामिल कर लिया गया, इसलिए ये अनुच्छेद भी 2 का क्या हो गया, निरस्त हो गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद हम जो है इसको, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें। तो ऐसे हुआ दोस्तों अनुच्छेद 2। अब इसमें एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ सुन रहे हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो उस समय ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आजादी के बाद हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो आप लोग जान लीजिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे आजादी के बाद, पुनर्गठन होने के बाद। 1956 में जो पुनर्गठन हुआ उसके बाद 14
राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये चीजें दिमाग में आपके क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब इसको दोस्तों जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें, फिर इसके बाद हम अनुच्छेद 3 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 इस पे देखिए, इसमें क्या है, नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन। इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के गठन का ये मतलब होता है, जैसे वहां हमने करा प्रवेश कि वो बाहरी हिस्सा था, भारत में शामिल हुआ तो प्रवेश और स्थापना करा। लेकिन इसमें क्या है, भारत में ही जो हिस्से हैं उसी हिस्से को काट कर एक अलग राज्य का गठन किया जाए, तो उसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज, गठन अगर किया, काट के किया गया तो वर्तमान राज्य नाम में तो परिवर्तन होगा। जैसे अभी हम कह दें मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जो पूरा क्षेत्र था वो क्षेत्र कटा, क्षेत्र का परिवर्तन हुआ। फिर दूसरी चीज, अगर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कटा तो नाम में भी परिवर्तन हुआ, छत्तीसगढ़ उसका नाम हो गया, और सीमा में भी तो परिवर्तन, पहले मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, अब कट के छत्तीसगढ़ निकल गया तो उसका क्षेत्र भी छोटा हो गया। तो इन तीनों में परिवर्तन हुआ। एक चीज जान लीजिए, अगर देश के कोई भी राज्य हो उनको काट पीट के अलग राज्य बनाया जाए, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किया जाए, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, आपका 3 के अंतर्गत। एक नाम का भी परिवर्तन आपको बता दें, जैसे आप सुने होंगे कि संयुक्त प्रांत नाम था, उसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो पांडिचेरी था उसका नाम पुदुचेरी कर दिया गया। अगर हम पूछें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो पुदुचेरी किया गया, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। यहां हम लिख के थोड़ा सा 2 सेकंड में बता देते हैं। नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन, जैसे अभी हम बोले कि छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद आपका एक नाम आता है तेलंगाना, ठीक है, नॉर्मल इसे नाम हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। अब अगर हम बोले कि छत्तीसगढ़ किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन हुआ होगा, तो आप ये जान लीजिए गठन किसके अंतर्गत, 3 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बना है। अगर ये मध्य प्रदेश से कट के बना है तो आप एक चीज जान गए कि अगर मध्य प्रदेश से कट के बना है, इसका मतलब मध्य प्रदेश का आधा का क्षेत्र भी परिवर्तन हुआ और नाम भी परिवर्तन होकर छत्तीसगढ़ हो गया। सीमा में भी परिवर्तन हो, पहले मध्य प्रदेश क्षेत्र बड़ा था, अब छोटा हो गया। इसी तरह झारखंड बिहार से हुआ है, तो बिहार से कटा तो देखिए नाम में परिवर्तन हो गया। उत्तराखंड ऐसे यूपी से बना है तो देखिए नाम में परिवर्तन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्षेत्र, सीमा सब में परिवर्तन हुआ। तेलंगाना है, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से, एपी से कट के बना है तो देखिए इसके भी परिवर्तन हो गया। तो ये क्लियर होना चाहिए कि नए राज्यों का गठन जो होगा वो देश के अंदर के ही जो राज्य होंगे वहां से नए राज्यों का गठन होगा। और नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन, जैसे अभी हम आपको बोल दें कि कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम में परिवर्तन होता है। जैसे आपका नाम है, पहले उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल, 2006 में उत्तराखंड हुआ तो नाम परिवर्तन 3 में, ठीक है। अगर आपसे हम बोलें कि दिल्ली का नाम था पहले दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र था, लेकिन 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा इसका नाम बदल दिया गया, क्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो क्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? 3 के अंतर्गत। कोई भी किसी भी नाम में परिवर्तन हुआ, जैसे उड़ीसा का ओडिशा हुआ है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 3 के अंतर्गत। ये क्लियर कट होना चाहिए कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का प्रावधान 3 में है। अब एक लाइन देख लीजिए, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधि का उल्लेख, के अधीन बनाई गई विधि का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 4 के अंतर्गत। ये क्लियर हो गया। ये चारों तो हो गया दोस्तों, लेकिन ये चारों तो हो गया दोस्तों, लेकिन चलो दोस्तों, तो इसके बाद आगे देखते हैं। अनुच्छेद 4 भी हमारा खत्म हो गया, तो ये अनुच्छेद खत्म हो गया। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन पे चर्चा करेंगे और इसी में हम तो इसीलिए बोले हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मोटिवेट होकर पढ़ेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा हम राज्यों के पुनर्गठन पे चर्चा करते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले ले, ठीक। आगे चलते हैं हम।
अब देखिएगा हुआ क्या, इसके बाद भाषाई प्रांत आयोग की मांग की गई कि लोग मांगने लगे कि भाई हमारा राज्य ये है, हम इस भाषा के क्षेत्र हैं, हमको ये राज्य दे दीजिए, हम इस भाषा के लोग हैं, हमको ये राज्य दे दीजिए। तो इस तरीके से क्या होने लगा, पूरा एकदम विरोध प्रदर्शन होने लगा। तो हुआ क्या कि 1948 में 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में, एस के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं उस समय, जो कोर्ट थे वहां के जज थे, एस के धर की अध्यक्षता में, ठीक है, एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसे धर आयोग कहा गया। क्या आयोग कहा गया? धर आयोग। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में इन्होंने कहा क्या कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन नहीं होगा, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात एक कमेटी और आई जिसका दोस्तों नाम है जेवीपी कमेटी। कौन सी कमेटी? जेवीपी कमेटी। जैसे हो गया जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जानते रहिए, और पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, इस चीज को जानते रहिए। ये आयोग आया, ये आयोग आया था 1948 में, लेकिन इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया इसने 1949 में। अब जब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इसमें कहा क्या, इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, राज्यों का गठन नहीं हो सकता। इसने भी नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। उसी समय हुआ क्या दोस्तों कि एक नेता का आप लोग नाम सुने होंगे, आंध्र प्रदेश के थे, पोटी श्री रामुल्लू। रामुल्लू जी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्लियर कट देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका मद्रास था, कौन सा क्षेत्र था? मद्रास। इस क्षेत्र से जो तेलुगु भाषी उन्होंने कहा कि हमको एक पृथक राज्य दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमको एक पृथक राज्य दे दीजिए, और उस राज्य का नाम इन्होंने क्या बताया रखा था? आंध्र प्रदेश। उन्होंने कहा जो तेलुगु भाषी है पृथक राज्य दे दीजिए, और वो राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। और उसी संबंध में जो है तेलुगु भाषियों के लिए उसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोटी श्री रामुल्लू, पोटी श्री रामुल्लू जी नेतृत्व कर रहे थे। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी हो गई क्या? डेथ मतलब हो गई इनकी मृत्यु। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो वो आंदोलन और विध्वंसक रूप लेने लगा। तो सरकार को विवश होकर पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य आंध्र प्रदेश की अनुमति देनी पड़ी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पहला गठित भाषा के आधार पर राज्य, भाषाई आधार पर जो राज्य था उस राज्य का नाम था दोस्तों आंध्र प्रदेश। उस राज्य का क्या नाम था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अगर यही मरे न होते तो आंदोलन कुछ और चलता, लेकिन ये चूंकि 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण ये मर गए और सरकार को विवश होकर भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। इसके देखिएगा दोस्तों, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। 2 रिपोर्ट है, एक 1948 के एसके धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, दोनों ने मना कर दिया कि हम जो है नहीं जो है आपको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। लेकिन जब ये तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास से अलग होकर एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश मांग कर रहे थे तो पोटी श्री रामुल्लू मर गए। तो उसके बाद विवश होकर सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अब जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें दोस्तों, ठीक है, चलते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। अब देखते जानते दोस्तों, जब एक लोग कोई नई चीज कर लेते हैं ना, सब कहते हैं, जैसे पापा के पास पिताजी हैं, 4 भाई हैं, आप एक भाई को अगर कोई सामान दे दिए तो क्या पापा हम दे दे, कहते हैं नहीं कहते? तो उन सारे लड़के, अगर गलत ही चीज हो लेकिन उसमें सभी लोग जाना चाहते हैं, तो उसी तरह इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ
कि सब लोग, अब जितने भी भाषा के लोग तो सब लोग कहें हमहू का जो है अलग अलग राज्य का क्या दे दीजिए, दर्जा दीजिए, भाषा के आधार पर हमहू बदल दीजिए, हम गुजराती हमको अलग अलग बदल दीजिए, हम पंजाबी हमको अलग बदल दीजिए। पूरी मांग उठने लगी तो सरकार को फिर विवश होकर एक कमेटी का गठन करना पड़ा, जिस कमेटी का नाम था दोस्तों फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। ये जो आयोग आया दोस्तों 1953 में, इसके जो दो सदस्य थे के एम पाणिक्कर, ठीक है, और जो दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, ये दो लोग थे, इसके सदस्य थे। 1953 में कमेटी आई और इस कमेटी ने 1955 में दोस्तों 1955 में क्या किया, इस कमेटी ने अपना निर्णय दिया या क्या दिया, रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्या हो सकता है, राज्यों का गठन हो सकता है। जब इन्होंने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, ठीक, तो उसके पश्चात ये हुआ, लेकिन उन्होंने एक चीज कहा, एक राज्य एक भाषा को नकारा था। एक राज्य एक भाषा की जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को इसने नकारा था, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं हुई, उसको सिद्धांत को नकारे थे। इन्होंने कहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। उसी के बाद देखिएगा नवंबर 1956 में जो पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया, और इस आयोग ने ये कहा, राज्य पुनर्गठन आयोग, कि अब भारत में जो है 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। क्या होंगे दोस्तों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें, ठीक है। अब हम मिटाते हैं इसको। ये तीसरी जो रिपोर्ट थी। अब इसके बाद हुआ क्या कि हम एक चीज की ओर शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन हो गया, सारी चीजें हो गई। अब एक एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 15वां राज्य कौन सा था, बता सकते हैं हम, तो जान लीजिए ऐसे। और अब महाराष्ट्र गुजरात पहले कम था, तो उसमें हुआ क्या कि भाई गुजराती का है, हम गुजराती बोलते हैं, आप जो है हमको बाहर करिए, हमको अलग करिए, कहाँ सबको दे रहे हैं, हमारे लिए जो है कहना गलत है। सब कहना सब भाषा के आधार पर बढ़ रहे हैं, हमारे लिए बांट ही नहीं रहे हैं, तो कहीं हमको भी बांटिए। तो गुजरात 1960 में जो 15वां राज्य गुजरात बना था, कहाँ से कट के बना था? 1960 में कहाँ से कट के बना था? महाराष्ट्र से। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र कट के क्या बना? गुजरात बना। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं जो नाम आप लोग एक सुने होंगे, वो सुने होंगे आप लोग दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली। अगर हम दोस्तों आपसे पूछे कि ये किसके कब्जे में था, तो कोई बता सकता है? बता तो सकते नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास में हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, कमेंट इसको करिएगा कि जो भी होंगे, ठीक। तो हम बता भी देते हैं, दादरा नगर हवेली जो है ये 1954 में, किसमें दोस्तों? 1954 में कहां से आजाद हुआ? किसने आजाद किया इसको? फ्रांसीसियों द्वारा। फ्रांसीसियों से आजाद करवाया गया। किसको? दादरा नगर हवेली को हमने फ्रांसीसियों से आजाद करवाया, ठीक है दोस्तों, 54 में। और इसे दर्जा क्या दिए? केंद्र शासित प्रदेश का। क्या दर्जा दिए? केंद्र शासित प्रदेश का हमने दर्जा दे दिया, ठीक। इसके पश्चात देखिए, अब हम नंबर लगाते हैं गोवा और दमन दीव। अब दोस्तों ये किसके कब्जे में था? गोवा और दमन दीव जो था ये आपका पुर्तगाल के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के कब्जे में था। हुआ कि हमने एक चलाया ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया था? ऑपरेशन पोलो चलाया था, ऑपरेशन विजय, सॉरी, ऑपरेशन हमने चलाया विजय। और इस विजय के माध्यम से 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा हमने इसको क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, या इसको भारत में क्या कर लिया? शामिल कर लिया।
ठीक है दोस्तों, ये भारत में शामिल हो। गोवा, दमन दीव पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में भारत में शामिल किया गया। इसके बाद आप लोग एक नाम सुने होंगे, पुदुचेरी। दोस्तों पुदुचेरी के बारे में देख लीजिए थोड़ा। पुदुचेरी 1954 में कब्जा इस पे किसका था? कब्जा था फ्रांसीसी का, फ्रांसीसी। और ये बिखरा हुआ था दोस्तों। क्या था? बिखरा हुआ था। क्या बिखरा था? देखिए दोस्तों बता ही देते हैं किसमें किसमें बिखरा था पुदुचेरी। पुदुचेरी जो बिखरा था आपका, ठीक, पुदुचेरी यनम, माहे, कराईकल, ये चार जो थे, इस चार से बनकर पुदुचेरी संघ बना था। चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि कौन कहां कहां से है। दोस्तों पुदुचेरी जो था ये कहां का हिस्सा था? तमिलनाडु का। कहां का हिस्सा था? तमिलनाडु का। यनम आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। यनम आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। माहे केरल का हिस्सा था। माहे केरल। और कराईकल तमिलनाडु का हिस्सा था। कहां का हिस्सा था? तमिलनाडु का। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कि ये जो पुदुचेरी था 1954 में कहां से किससे आजाद हुआ, यहां पर ये भी लिख देते हैं। आजादी जो हमको मिली, ये कब्जा किसका था? फ्रांसीसियों का। आजाद कब हुए? 1954 में। और पुदुचेरी का ये पॉइंट ज्यादा पूछा जाता है कि चार जो है बस्तियां थी। एक जो पुदुचेरी बस्ती थी वो तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे कराईकल में है, माहे केरल में है और कराईकल तमिलनाडु में है। ये चारों बस्तियां मिलकर पुदुचेरी संघ बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पुदुचेरी संघ बनाया था। चारों बस्तियों को मिलाकर हमने पुदुचेरी संघ बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिएगा, अब हम जिसको भी देखिए क्लियर कर लीजिए। 15वां राज्य गुजरात था 1960 में, ठीक है, बना था। दादरा नगर हवेली 1954 में किसके कब्जे से छुड़वाया गया? फ्रांसीसियों से। और उसके बाद इसको कौन सा दर्जा दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश का। जान लीजिए, गोवा दमन दीव पुर्तगालियों से छुड़वाया गया ऑपरेशन विजय के माध्यम से 1961 में से भारत में शामिल हुआ। ठीक है, और जो पुदुचेरी है, और यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, 1961 में भारत में शामिल हुआ और यहीं पर जो है ये क्या हुआ, फिर इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश यूटी का दर्जा दिया गया था। बाद में 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। किसका दर्जा? राज्य का दर्जा गोवा को जो दिया गया 1987 में दिया गया। ये क्लियर कट यहाँ पे समझ लीजिएगा। फिर पुदुचेरी का नंबर आता है। पुदुचेरी पे कब्जा था फ्रांसीसियों का। 1954 में फ्रांसीसियों से आजाद हुआ और पुदुचेरी चार छोटी छोटी बस्तियों से मिलकर बनी थी। पुदुचेरी, यनम, माहे, कराईकल। पुदुचेरी तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है और कराईकल तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लीजिए। फिर हम आगे इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।